सैरिन का रिडेम्पशन कंप्लीट करने के बाद वापस जाने से पहले मैं उसे हग करता हूँ और अचानक बोल देता हूँ मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सैरिन कुछ नहीं बोलती, नहीं हाँ नहीं नहीं, बस मुड़ती है और डोर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है मैं अपना मूव चलता हूँ, मैं अपनी फेक डेथ कर देता हूँ और अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस ट्रांसमाइग्रेट हो जाता हूँ। लेकिन मैं अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुआ होता कि एक अलर्ट सुनाई देता है, मिशन फेल, डैमेज कंट्रोल के लिए तुरंत वापस जाओ। और बस एक पल में ही मैं फिर से नॉवल वर्ल्ड में खींच लिया जाता हूँ। लेकिन मुझे गोस्ट किए हुए 7 साल बीत चुके होते हैं। सैरिन अब दुनिया की सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन चुकी है। इस वक्त वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे रही है कि एक आदमी को जमीन पर गिरा दो, एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। काफी हिम्मत है तुम्हारी, उसका चेहरा पहनकर मेरे सामने आए हो और मुझसे शादी करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता इस जिंदगी में जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो वही है। दुनिया घूमती है और मैं नॉवल वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस होटल में लैंड करता हूँ, जिसे वेडिंग वेन्यू में बदल दिया गया है। एंट्रेंस पर साफ लिखा होता है ब्राइड सैरिन, ग्रूम आर्लो। मैं अपना हाथ सीने पर रख लेता हूँ। सिस्टम, तुम बिल्कुल हार्टलेस हो। तुम मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी देखने पर मजबूर कर रहे हो। सीरियसली, मुझे वापस आए अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है। मैं अभी तक उस ब्रूटल घोस्टिंग से भी रिकवर नहीं हुआ हूँ। सिस्टम मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। कोई तुम्हें कुछ खाने को दे रहा है। मैं मुड़कर वेडिंग रीटर से आई कांटेक्ट करता हूँ। मैं तुरंत स्माइल करता हूँ और उसके हाथ से वेडिंग कैंडी ले लेता हूँ। ओह वाह, इतनी बड़ी हेजलनट चॉकलेट। सैरिन ने सच में तुम्हारी बात मानी। तुमने कभी कहा था कि वेडिंग कैंडी सिर्फ हेजलनट चॉकलेट होनी चाहिए और कुछ नहीं चलेगा। उसे सच में याद रहा। मैं चॉकलेट मुंह में डाल लेता हूँ और हाथ हिलाकर कहता हूँ डैम सिस्टम, चुप हो जाओ, तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। चॉकलेट धीरे धीरे मेरी जबान पर पिघलने लगती है। मुझे लगता है सैरिन ने चॉकलेट में नमक मिला दिया होगा, वरना इसका टेस्ट इतना बिटर स्वीट क्यों होता। मेरे ख्याल एक बूढ़ी औरत तोड़ देती है जो मेरे पास बैठी होती है। अरे वाह, आजकल के यंग लड़के कितने इमोशनल होते हैं। तुम्हारी आंखों में तो आंसू आ गए। वो मेरी उंगली की रिंग देखती है और उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी स्माइल आ जाती है। सेरेमनी पर ध्यान दो, ऐसी खुशी का दिन तुम्हारा भी बहुत जल्दी आएगा। मैं कहना चाहता हूँ मैम, ऐसा खुशी का दिन कभी मेरा नहीं होगा। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो अभी किसी और से शादी करने वाली है। ये सोचते ही मैं टूट जाता हूँ। मैं अपना चेहरा ढककर रोता हुआ बाथरूम की तरफ भाग जाता हूँ, लेकिन टाइम का ध्यान रखता हूँ ताकि मेरी आंखें ज्यादा न सूझे। 10 मिनट बाद मैं एक नैपकिन निकालता हूँ और मिरर के सामने अपना चेहरा साफ करने लगता हूँ। प्लेयर, तुम्हारी सेल्फ डिसिप्लिन कमाल की है, इसीलिए 100 से ज्यादा प्लेयर्स में सिर्फ तुम ही सैरिन का रिडेम्पशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। मुझे जवाब चाहिए, अगर रिडेम्पशन कंप्लीट हो गया था तो मिशन फेल्ड क्यों दिख रहा है? तुमने खुद ही कहा था ना, रिडेम्पशन कंप्लीट, मिशन फेल्ड। ये फेयर कैसे हुआ? क्या मैं उसके साथ अच्छा नहीं था? किसने कहा था जाते जाते उसे फ्रेंड जोन कार्ड देकर जाओ? तुमने कहा था मैं शादी करना चाहता हूँ, इसलिए वो सीधा रिंग खरीदने चली गई। फिर वापस आते वक्त उसे तुम्हारी डेथ की खबर मिल गई। मैंने तुमसे नॉर्मल एग्जिट चूज करने को कहा था, इतना ड्रामेटिक नहीं। लेकिन तुमने कहा था तुम्हें बैड एंडिंग बहुत पसंद है। जब मैं वापस वेडिंग हॉल में पहुंचता हूँ, पूरी जगह तबाह हो चुकी होती है। सारे गेस्ट्स जा चुके होते हैं। आर्लो सैरिन के सामने खड़ा होता है, उसके चेहरे पर अंधेरा छाया हुआ है और सैरिन उसके सामने बर्फ जैसी ठंडी एक्सप्रेशन के साथ खड़ी होती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई उसका चेहरा लेकर मेरे सामने आने की? क्या तुम्हें नहीं पता इस जिंदगी में जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो फेन है। पूरी जगह केओस से भरी हुई थी। मैं घबराकर सबसे पास वाली टेबल के नीचे घुस जाता हूँ और साइड से झांकता हूँ। तभी देखता हूँ आर्लो का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा है। वो पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए चिल्लाता है, मैं फेन हूँ, मैं ही फेन हूँ। सरिन, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम्हारी माँ भी मान गई थी, फिर तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? सरिन ठंडी सी हंसी हंसती है और उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझती। कुछ ही सेकंड्स बाद 2 बॉडीगार्ड्स अंधेरे से बाहर निकलते हैं। वो आर्लो को घसीट कर ले जाते हैं। इतनी दूर से भी उसकी चीखें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। 10 मिनट बाद बॉडीगार्ड्स में से एक वापस आता है। वो अदब से झुककर सरिन से कहता है, बॉस, उसके चेहरे का काम हो गया, क्या इसको भी पहले वालों की तरह हैंडल करें? सरिन के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। मैं टेबल के नीचे बैठा खुद को इनविजिबल बनाने की कोशिश करता हूँ। सिस्टम भी मेरे साथ पूरा ड्रामा देख रहा होता है और हेल्पफुली बोल पड़ता है, प्लेयर, मैंने अभी चेक किया, आर्लो से पहले 5 और लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम्हारे जैसे दिखने लगे थे और सरिन के पास जाने की कोशिश की थी। एक एक करके सब बिना किसी वार्निंग के गायब हो गए, कोई ट्रेस नहीं मिला। लेकिन बैकएंड डेटा के हिसाब से उनमें से 4 मर चुके हैं, सिर्फ एक जिंदा है जो कहीं अफ्रीका में है, लेकिन मेंटली बिल्कुल टूट चुका है। शायद उसका दिमाग ही खराब हो गया। मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैंने तो उसे बस एक अच्छा इंसान बनने को कहा था, ये किसी भी एंगल से अच्छा इंसान नहीं है। मैं कुछ और बोलता उससे पहले ही देखता हूँ सरिन धीरे धीरे उस टेबल की तरफ चलकर आ रही है जिसके नीचे मैं छुपा हूँ। उसके कदम मेरे और करीब आते जा रहे थे। मैं अंदर ही अंदर बार बार बोलता हूँ, मुझे मत देखना, मुझे मत देखना, प्लीज इधर मत आना, प्लीज इधर मत आना। लेकिन मेरी प्रेयर्स का कोई असर नहीं होता। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे सर के ऊपर से गुजरता है और एक बॉडीगार्ड टेबल को उलट देता है। मुझे पकड़कर खड़ा कर दिया जाता है। मैं ऊपर देखता हूँ और सरिन की बर्फ जैसी ठंडी नजरों से मेरी आंखें मिल जाती हैं। तुम्हारा चेहरा वाकई उससे काफी मिलता है। मैं मुश्किल से थूक निकलता हूँ, शायद तुम गलत इंसान को पकड़ रही हो। जैसे वो एक पल के लिए हिचकिचाती है, मैं मुड़कर भागने लगता हूँ, लेकिन 2 कदम भी नहीं भाग पाता कि कोई मुझे जोर से वापस खींच लेता है। सरिन मेरी कलाई पकड़ लेती है, अपने आप को मेरे सीने से लगा देती है और मेरी बाहों में झुक जाती है। मैं सोचता हूँ शायद वो पहले की तरह मेरी बाहों में रो पड़ेगी। तभी सिस्टम वार्निंग देता है, प्लेयर, लगता है तुम थोड़ा ज्यादा ही इमेजिन कर रहे हो। सरिन का अफेक्शन रेटिंग तुम्हारे लिए इस वक्त -1999 है। नॉर्मली जिस टारगेट का रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाता है वो दोबारा विलन नहीं बनता, लेकिन तुम्हारी रेटिंग ने तो सारी लिमिट्स तोड़
दी और सच में सिस्टम की बात खत्म होने से पहले ही सरीन अपनी बाहें मेरी गर्दन के गिर्द डाल देती है। फेन, मुझे सच में लगता है तुम्हारे पास दिल ही नहीं। अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना था तो मुझे सीधा बता नहीं सकते थे। तुम्हें पता है तुम किस दिन गायब हुए थे? वो मेरा बर्थडे था। उसी सुबह जब मैं उठी थी तुमने मुझसे कहा था कि तुमने सपना देखा है जिसमें तुम मुझसे शादी कर रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से बाहर गई और तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेने चली गई। मैं फूल भी लेकर आ रही थी, लेकिन वापस आते वक्त उन्होंने मुझे बताया जिस यार्ड पर तुम थे वो डूब गई। उस पर 5 लोग थे, सिर्फ तुम ही वापस नहीं आए। तुम्हें पता है उस वक्त मैं कितनी टूट गई थी? मैं साइड तक भागते हुए कई बार गिर गई। जब मैं वहां पहुंची तो पता नहीं रिंग भी कहीं खो चुकी थी। मैं तो खुद से नफरत करने लगी थी। मुझे लगने लगा था शायद मैं इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने इतना अर्न नहीं किया था, इसलिए तुमने मुझे फ्रेंड जोन कार्ड दे दिया और बिना कुछ कहे चले गए। लेकिन फिर मुझे तुम्हारे सिस्टम के बारे में पता चला। शुरू से ही तुम्हारा मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मेन तो बस तुम्हारा एक मिशन था। तुमने मुझे अपने प्यार में गिरा दिया और फिर बस मुझे छोड़कर चले गए। उसकी आवाज टूट जाती है और वो बात सीधा मेरे दिल में लगती है। मैं उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ लेकिन कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है। सरीन मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ फेन। ठीक है मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन एक बच्चा, अगर हमारा एक बच्चा होता तो तुम हमें छोड़कर नहीं जा पाते है ना। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल स्टन रह जाता हूँ। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाता हूँ, सिस्टम हेल्प, मैं यही हूँ प्लेयर, टेंशन मत लो। मैंने तुम्हारी सेंसरी इंटेंसिटी ऑलरेडी मैक्सिमम पर सेट कर दी है, एंजॉय। मेरे पास सिस्टम को देने के लिए 10,000 गालियां रेडी हैं, लेकिन एक भी मुंह से बाहर नहीं निकलती। पता ही नहीं चलता और कुछ वक्त बीत जाता है। सरीन बाथरूम से बाहर निकलती है। वो मेरे पास लेट जाती है और किसी से 2 सेट्स नए कपड़े मंगवाती है। टेंशन मत लो, मैंने मेडिसिन ले ली है, मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। मैं सच में सरप्राइज हो जाता हूँ। मैं कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता हूँ लेकिन समझ ही नहीं आता क्या कहूँ। मैं मुड़कर सरीन की तरफ देखता हूँ। वो कड़वी सी स्माइल करती है। मुझे पता है फेन, तुम मेरे साथ बच्चा नहीं चाहते, तुमने कभी मेरे साथ फ्यूचर प्लान ही नहीं किया। इतना कहकर वो विंडो के पास जाती है और एक ब्लैक कार्ड मेरी तरफ उछाल देती है। जाओ, इसकी कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्या मैं इसे अपनी दुनिया में ले जा सकता हूँ? अगर नहीं तो मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। मैं जल्दी से उसकी बात काट देता हूँ। सरीन, तुम गलत समझ रही हो। मैं इस बार तुम्हें छोड़कर जाने नहीं आया। मैं समझ गई, तुम्हारे पास नया मिशन है, एक नया टारगेट जिसका रिडेम्पशन करना है। क्या तुम उसके साथ भी वही करोगे जो मेरे साथ किया था और फिर उसे भी छोड़ दोगे? नहीं, बात वो नहीं है। तो मतलब तुम उसे नहीं छोड़ोगे, सिर्फ मैं ही। सरीन, वो कचरा हूँ जिसे तुम हर हाल में फेंक देना चाहते हो। मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ कि अचानक सिस्टम चिल्लाता है, जल्दी 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 प्लेयर, अभी कुछ करो। सरीन का अफेक्शन रेटिंग फ्री फॉल में जा रहा है। ये ऑलरेडी -1000 तक पहुंच गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो फिर से फुल विलन बन जाएगी। मैं अंदर ही अंदर गाली देता हूँ, फिर एक ही कदम में उसके पास पहुंच जाता हूँ। दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ता हूँ और उसे किस कर लेता हूँ। हनी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। होली क्रैप प्लेयर, अफेक्शन रेटिंग 99 पर आ गया। मैं लगभग चैन की सांस लेता हूँ। तभी सिस्टम फिर से चीखने लगता है, रुको, क्या मुझे लैग हो रहा है? रेटिंग फिर से 1 पर कैसे आ गई? प्लेयर, मुझे सरीन की रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रेटिंग सिस्टम मैनिपुलेट कर रही है, सीधी सीधी मैनिपुलेशन। मैं अगला क्या करता हूँ ये देखकर सिस्टम बस इतना ही बोल पाता है, रुको, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। और फिर उसकी आवाज गायब हो जाती है। आखिरकार मैं थक कर सो जाता हूँ और एक अजीब सा सपना देखने लगता हूँ। उस सपने में सरीन ने एक रिसर्च टीम बना ली होती है। हर रात वो हमारे पुराने अपार्टमेंट में बैठी होती है जहाँ हम साथ रहते थे और आसमान में बिखरे तारों से बात करती है। शुरू में वो कहती है, फेन, क्या तुम्हारी दुनिया उन तारों में कहीं छुपी हुई है? सब लोग मुझे एक अमीर बेवकूफ समझते हैं जो सिर्फ वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल करने का तरीका ढूंढने के लिए बिलियंस उड़ा रही है। मैं खुद से कहती रहती हूँ, अगर अपना आखिरी पैसा खर्च करने के बाद भी तुम नहीं मिले तो मैं सब खत्म कर दूंगी। लेकिन फिर भी मैं और ज्यादा अर्न करना चाहती हूँ। तुम्हें ढूंढती रहूंगी उस दिन तक जब तक मेरी आंखें खुलना बंद न हो जाए। तुम कम से कम अलविदा तो कह सकते थे। उसके बाद की रातों में सरीन और कम बोलने लगती है। उसके पास खाली बॉटल्स का ढेर लगता जाता है। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं पूरी तरह सुन पड़ चुका होता हूँ। प्लेयर, सरीन का अफेक्शन रेटिंग सीधा 999 तक पहुंच गया है। तुमने सच में हिस्ट्री बना दी। मैं अपनी दर्द करती पीठ को मलता हूँ और सोचता हूँ मिशन को आगे कैसे बढ़ाऊं। मानना पड़ेगा, सरीन के साथ ये सब लगभग एफर्टलेस लगता है। उस दिन के बाद हम दोनों चुपचाप ये डिसाइड कर लेते हैं कि 7 साल पहले मेरे गायब होने की बात कभी दोबारा नहीं छेड़ेंगे। सिस्टम कहता है, इस प्लेयर को देखकर अब मुझे समझ आ गया कि तुम रिडेम्पशन कैसे कंप्लीट कर पाए। ये पूरा मिशन तो सैरन ने खुद ही चला दिया था। फिर भी सैरन मेरे लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेती है। वो मुझे जबरदस्ती अपनी कंपनी में पर्सनल असिस्टेंट बना देती है और बिल्कुल शेमलेसली कहती है कि ये सब मेरा उस पर उधार है। इसलिए हर रोज मैं उसके ऑफिस के बाहर बैठकर एक पेपर पर स्केच बनाता रहता हूँ। उसने मुझसे एक रिंग डिजाइन करने को कहा है। कह रही थी कि एक दिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होगा। प्रॉब्लम यह है कि मुझे डिजाइन का बिल्कुल टैलेंट नहीं है और ऑफिस के बाहर बैठे बैठे मैं उसकी बातें भी सुन लेता हूँ। सबसे यादगार सीन तब हुआ जब एक आदमी सैरन की चापलूसी करते हुए बोला कि शाम को उसे बाहर ले चलता है थोड़ी एक्साइटमेंट के लिए। सैरन मेरी तरफ एक नजर डालती है और धीरे से कुछ बोलती है। अगले ही सेकंड वो आदमी तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगने लगता है। मैं सिस्टम से कहता हूँ, कॉन्वर्सेशन सुन। पता चलता है सैरन ने कहा था, मेरा हस्बैंड उसी डोर के बाहर बैठा है, क्या तुम मरना चाहते हो? जब सैरन बाहर आती है तो मैं हाथ पर थोड़ी टिकाकर हल्की सी स्माइल के साथ बिना पलक झपकाए उसे देखता रहता हूँ। सैरन एक पल के लिए रुकती है, फिर बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ कहती है, इसका गलत मतलब मत निकालना। मुझे बस तुम्हारी जरूरत थी ताकि अनवांटेड अटेंशन से बच सकूं। फैन, तुम सच में ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अब भी इतनी पैथेटिक हूँ कि तुमसे पागलों की तरह
प्यार करती रहूं? मैंने ऐसा कब कहा? सिस्टम तुरंत बोल पड़ता है, तुमने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है वो सही कह रही है। मैं सैरन के घर में ही रह रहा हूँ। उसकी हाउसकीपर बहुत बातें करने वाली है और हमारी जल्दी ही बन गई। एक दोपहर हम दोनों घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सनफ्लावर सीड्स तोड़ रहे होते हैं कि वो अचानक सांस भरकर कहती है, मिस्टर फैन, एक बात है जो शायद आप नहीं जानते। आपके वापस आने से पहले मिस सैरन। मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, मुझे पता है आप ये कहने वाली हैं कि मेरे वापस आने से पहले सैरन बहुत टाइम से हंसी नहीं थी। हाँ, मुझे पता था मेरा लोगों पर ऐसा ही असर होता है, वो मुझे घूरती है। एक्चुअली मिस्टर फैन, मैं ये कहने वाली थी कि आपके वापस आने से पहले मिस सैरन को काफी टाइम से इंसोम्निया नहीं हुआ था, लेकिन जब से आप आए हैं वो पहले से भी ज्यादा वापस आ गया है। हर 1 घंटे बाद वो नंगे पैर बेड से उठती है, चुपके से आपके रूम के डोर तक आती है, उसे बस थोड़ा सा खोलकर चेक करती है कि आप अभी भी अंदर हैं या नहीं। और सच कहूं तो मिस सैरन ने मुझे यहाँ आप पर नजर रखने के लिए ही भेजा है, वो आपको भागने नहीं दे सकती। मैं कुछ देर चुप रहता हूँ, फिर ऑकवर्ड सी हंसी हंसता हूँ। हाँ, वो अब भी मेरी इतनी केयर करती है। हाउसकीपर मुझे शक भरी नजरों से देखती है। मिस्टर फैन, मिस सैरन ने ये भी कहा है कि आपने उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चुरा ली है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आप पर नजर रखूं। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं कसम खाता हूँ, लेकिन मैं भी अपनी सफाई दे ही रहा होता हूँ कि हाउसकीपर का फोन बज उठता है। तुम चोर हो, तुम चोर हो। उसकी रिंगटोन सुनते ही मेरे होठों का कोना खिंच जाता है। काफी यूनिक रिंगटोन है तुम्हारी। मिस सैरन ने आज सुबह मेरे लिए सेट की थी। उन्होंने कहा ये गाना बहुत अच्छा है, जब भी मौका मिले इसे सुनना। हाउसकीपर जितनी ज्यादा बातें करती है उतना ही मुझे समझ आ जाता है कि सैरन क्लियरली मुझे ही टारगेट कर रही है। आधी रात हो चुकी है, मुझे बहुत भूख लगी है और नींद भी नहीं आ रही। मैं पूरी तरह बेचैन होता हूँ कि तभी मेरा फोन बजता है। सैरन का कॉल है। सैरन, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ पल की खामोशी के बाद वो कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ थोड़ी देर रहो। कैसे? आधी रात है, क्या तुम चाहती हो मैं स्कूटर लेकर आधा शहर क्रॉस करके तुम्हारे पास आऊं? डोर खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। जैसे ही वो ये कहती है, मैं तुरंत बेड से उछलकर नंगे पैर बाहर निकल आता हूँ। सैरन बाहर खड़ी होती है, उसके हाथ में ग्रिल स्क्यूअर्स के ढेर सारे बैग्स होते हैं। वो उन्हें मेरी तरफ बढ़ाते हुए बिल्कुल बेपरवाह एक्सप्रेशन में कहती है, रास्ते में मिल गए थे, चाहिए तो ले लो वरना फेंक देती हूँ। मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन एक पल में गायब हो जाती है। उसे याद था मेरा फेवरेट लेट नाइट स्नैक ग्रिल स्क्यूअर्स हैं। हम खाने लगते हैं और इतना तीखा होता है कि मेरी हालत खराब हो जाती है। मुझे डेस्परेटली कोई ठंडी ड्रिंक चाहिए होती है। उसी वक्त सैरन पता नहीं कहां से एक आइस टी का कैन निकाल लेती है। मैं थैंक्स बोलते हुए उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन वो कैन पीछे खींच लेती है। बस इतना ही बोलोगे? तुम्हें पता है मैं क्या सुनना चाहती हूँ। थैंक यू बेब। ये भी नहीं। थैंक यू हनी। दिल से नहीं बोल रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे जबरदस्ती बुलवा रही हूँ। मैं उसे पकड़कर गिरा देने की अपनी इच्छा को रोकता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और पूरी सिंसेरिटी के साथ उसकी तरफ देखता हूँ। थैंक यू हनी। सैरन हल्का सा सिर हिला देती है। देखा, तुम हमेशा से मुझे इसी नाम से बुलाना चाहते थे, है ना फेन? पता नहीं क्यों मेरा हाथ ग्रिल स्क्विड के ऊपर ही रुक जाता है। मुझे हंसी आ जाती है। पिछले कुछ दिनों से मैं सैरन के कहने पर हर रोज शेन ग्रुप जा रहा हूँ। आज भी वही रूटीन है। मैं डेस्क पर बैठकर काम छोड़ वीडियोस देख रहा होता हूँ कि अचानक सिस्टम वार्निंग देता है, प्लेयर अभी के अभी सैरन के ऑफिस जाओ। क्या? ये तो बहुत सस लग रहा है। फिर भी मैं वहां जाकर डोर नॉक करता हूँ। सैरन अंदर आने को कहती है। अंदर जो देखता हूँ उससे मैं वहीं रुक जाता हूँ। वो आर्लो से बात कर रही होती है, जिसका चेहरा पूरा स्कार से भरा हुआ है। जैसे ही आर्लो मुझे देखता है वो मुड़कर जाने लगता है। हम एक दूसरे के पास से गुजरते हैं कि वो दांत पीसकर धीरे से कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तुम्हारे वापस आ जाने से कुछ नहीं बदलेगा। सैरन मेरी होगी। उसने मेरा चेहरा बर्बाद किया है, इसका उसे पछतावा करवाऊंगा और तुम्हारी हालत तो मेरी अभी की हालत से भी ज्यादा बुरी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सर्जरी करवाकर मेरी शक्ल तो तुमने ही बनवाई थी। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और सीधा सिस्टम से पूछता हूँ, ये बंदा है कौन? इतना एटीट्यूड, इसका मुंह तोड़ने का मन कर रहा है। हे प्लेयर, आर्लो असल में स्टोरी का ओरिजिनल मेल लीड है। ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से फीमेल लीड उसका दिल तोड़ देती और उसके बाद विलन साइड कैरेक्टर सैरन उसकी लाइफ में आती, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसलिए आर्लो फीमेल लीड के साथ वापस नहीं जा सका। मुझे उसकी तरफ से तुम्हारे लिए काफी हॉस्टिलिटी डिटेक्ट हो रही है। ये मिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं कंधे उठाकर बात को इग्नोर करता हूँ और अंदर जाकर सैरन की डेस्क के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता हूँ। बेब, तुम और आर्लो किस बारे में बात कर रहे थे? जानना चाहते हो? नहीं, रहने दो, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मैं उठकर जाने लगता हूँ, लेकिन सैरन तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है। वो कह रहा था कि तुम सिर्फ मुझे फिर से हर्ट करने के लिए वापस आए हो। तुम जो चाहो मेरे साथ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम्हारा टॉय ही क्यों ना बन जाऊं। कुछ दिन बाद वैलेंटाइंस डे आता है। मैं हाउसकीपर के साथ मिलकर चुपके से एक रूम को हॉस्पिटल थीम्ड एस्केप रूम हॉन्टेड हाउस में बदल देता हूँ। सब कुछ रेडी होने के बाद हाउसकीपर सच में परेशान लगती है। सर, क्या सच में यही जगह है जहाँ आप और मिस सैरन की पहली रोमांटिक मुलाकात हुई थी? मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना सीना ठोकता हूँ। बिल्कुल, तब वो अभी स्टूडेंट थी, ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी। समर वेकेशन में हॉन्टेड हाउस में एनपीसी का पार्ट टाइम काम करती थी। डरावने साउंड इफेक्ट से वो इतनी डर गई थी कि इधर उधर भागने लगी और गलती से मेरे छोटे से अंधेरे रूम में आ घुसी। उस रात सैरन के चेहरे पर धीरे धीरे आती हुई गर्मी को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं देखता हूँ हाउसकीपर बड़ी बड़ी आंखों से क्यूरियोसिटी के साथ मुझे देख रही है। मैं खांसी जैसा एक्टिंग करता हूँ और टॉपिक बदल देता हूँ। छोड़ो, रहने दो। वैसे भी जो मैं चाहता हूँ वो बस इतना है कि सैरन को एक सरप्राइज दूं और जो उस वक्त अधूरा रह गया था उसे इस बार पूरा करूं। एक रिक्लाइनिंग चेयर, एक स्टेथोस्कोप, एक व्हाइट कोट और एक
पेशेंट गाउन, सब कुछ अपनी जगह पर रेडी है। मैं अभी और सोच ही रहा होता हूँ कि तभी डोर पर नॉक होती है। मुझे लगता है डोर पर सैरिन ही होगी। मैं हाउसकीपर से पहले डोर तक पहुंचता हूँ और उसे खोल देता हूँ। मैं सैरिन को सीधा हक कर लेता हूँ। वो मुझे हक करने देती है, फिर आईब्रो उठाकर सर से पैर तक मुझे स्कैन करती है। मेरे पीछे क्या छुपा कर रहे थे? कुछ भी नहीं, बस इतना ही समझती हो मुझे? मेरी बात सुनते ही वो हंस पड़ती है। तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम्हारा रिकॉर्ड पहले से ही मेरे पास है। मैं हर सेकंड तुम पर नजर रखती हूँ। हार्ट स्टीलर। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाने लगता हूँ। मैं सैरिन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच ले जाता हूँ। ये बोलने का तुम्हें पछतावा होगा। आंखें खोलो और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या प्लान किया है। मैं डोर खोलता हूँ और हमारे पुराने हॉस्पिटल एस्केप रूम की बिल्कुल 100% सेम कॉपी सामने आ जाती है। सैरिन वहीं जम जाती है। जब तक वो शॉक में खड़ी होती है, मैं पास से एक चीज उठाता हूँ और उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। एक्चुअली मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। इस बार मैं डॉक्टर हूँ और तुम पेशेंट। बिल्कुल उस दिन की तरह चेयर पर लेट जाओ। सैरिन हिलती भी नहीं, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। मेरा दिल डूबने लगता है। क्या मैंने गलत अंदाजा लगा लिया? क्या सैरिन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया? मैं घबराकर सिस्टम से पूछता हूँ, अभी सैरिन का अफेक्शन रेटिंग कितना है? बिल्कुल सेम, अभी भी 80। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रुको, शायद मुझे समझ आ गया। मैं बिना कुछ बोले खुद चेयर पर लेट जाता हूँ और उसकी तरफ सर हिलाता हूँ। ठीक है, मैं पेशेंट बन जाता हूँ, तुम डॉक्टर बन जाओ। सैरिन मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। देखा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा जानता हूँ। सैरिन, सोचो मेरे अलावा और कौन तुम्हारी इतनी हर बात मानेगा? सैरिन स्टेथोस्कोप उठाती है और मेरी तरफ चल कर आती है। जैसे ही वो मेरी स्किन को छूने वाली होती है, अचानक रुक जाती है। मैं ऊपर देखता हूँ, उसकी पलकें कांप रही होती हैं। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है। फैंग, मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, जो नेचुरली याद आए वही करो। वहाँ अंधेरा था, ऑर्डर भूल जाना नॉर्मल बात है, लेकिन मेरी तसल्ली देने वाली बात से वो और भी ज्यादा खोई हुई लगने लगती है। फैंग, मैंने अभी हमारा पास्ट याद करने की कोशिश की और मुझे हमारे बारे में बहुत सी बातें याद ही नहीं आ रही। पिछले हफ्ते हम कहाँ गए थे वो भी मुश्किल से याद है। सच कहूँ तो सैरिन धीरे धीरे अपनी यादें खो रही है। हमारे साथ गुजरे हर पल की मेमोरी धीरे धीरे मिट रही है। मेरे अंदर एकदम से पैनिक उठता है, लेकिन सैरिन बहुत जल्दी खुद को संभाल लेती है। तुम जानते हो ना ये क्या हो रहा है? मुझे बताओ, क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है या फिर ये भी मुझे छोड़कर जाने का एक और बहाना है? पहली बार तुमने मुझे 7 साल तक वेट करवाया, अब तुम मुझे तुम्हें ही भुला दोगे? क्या मुझे तुम्हें याद रखने का हक भी नहीं है? वो जितना बोलती जाती है मुझे उतना ही गुस्सा आता जाता है। आखिर में मैं उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता हूँ और उसे सब सच बता देता हूँ। बस बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मुझे भूलने नहीं दूंगा। आर्लो याद है? वो भी एक प्लेयर है, लेकिन पता नहीं कैसे उसके पास ट्रोजन वायरस की तरह कोड रीराइट करने की एबिलिटी है जो हर जगह फैल जाती है। अभी वो तुम्हारी मेमोरीज पर अटैक कर रहा है। मेरे और सिस्टम के पास अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं है। मेमोरी लॉस के अलावा और कोई सिम्टम है? मेरी बात सुनकर सैरिन धीरे से सांस छोड़ती है और हल्की सी ओह बोलती है। उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल देखकर मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि सैरिन ने मेरी बाकी बातें सुनी ही नहीं। उसने सिर्फ इतना सुना, मैं तुम्हें मुझे भूलने नहीं दूंगा। जब तक मैं और सिस्टम आर्लो से डील करने का तरीका सोच ही रहे होते हैं, सैरिन अचानक हाथ हिलाकर कहती है, अगर भूल भी गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ नहीं मेमोरीज बना लूंगी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा करती है और अपनी एक और प्रॉपर्टी पर ले जाती है। डोर का पासवर्ड मेरा बर्थडे होता है। अंदर एक बहुत बड़ा खुला स्पेस होता है। मैं चारों तरफ देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि किसी भी एंगल से देखो ये जगह बिल्कुल उस छोटे से घर जैसी लग रही है जिसमें सरिन और मैंने 7 साल पहले साथ रहने का सपना देखते थे। एक ही पल में गिल्ट की लहर मुझे घेर लेती है। सरिन तुरंत मेरी फीलिंग समझ जाती है और जानबूझकर उसी बात पर चोट करती है। बेब, ये मेरी हार्ट ब्रेक वाली जगह है, तुम्हें पता है ना, ये पूरे 7 साल से खाली पड़ी है, एक बार भी कोई यहाँ नहीं आया। मैं जल्दी से टॉपिक बदलने की कोशिश करता हूँ। चलो सेम डे डिलीवरी करते हैं, जो पसंद हो वो ले आते हैं। थोड़ी डेकोरेशन, कुछ स्टफ्ड एनिमल्स, ताकि घर जैसा फील आए। थोड़ी ही देर में खाली जगह उन सब चीजों से भर जाती है जो हमने मिलकर चुनी होती है। सरिन रूम का एक चक्कर लगाती है, फिर वापस मेरे पास आती है। क्या तुम मेरे घर के हर कोने में अपनी निशानी छोड़ना चाहते हो? इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो लिविंग रूम की लाइट बंद कर देती है। मेरे पीछे अंधेरा छा जाता है। मुझे कपड़े गिरने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल मेरी पीठ ठंडी ग्लास वॉल से लग जाती है और मैं चौंक उठता हूँ। क्या तुम थोड़ा ज्यादा फास्ट नहीं बढ़ रही? अगर किसी ने देख लिया तो देखने दो, सब देख ले कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है बेब। मैं और सरिन मिलकर नए नए मेमोरीज बनाते रहते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी लॉस और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सिस्टम एक मेमोरी ड्राइव लेकर आता है जिसमें हमारी सारी शेयर्ड मेमोरीज सेव करके हर रोज दोबारा अपलोड करता है। फिर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अपलोड होते ही अगले ही सेकंड वो सब फिर भूल जाती है। सिस्टम कहता है, आर्लो ने सरिन का कोड रीराइट कर दिया है। अब जो भी चीज तुमसे जुड़ी हुई है उसका दिमाग ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। हम कितनी भी बार अपलोड कर दें, सब बेकार है। धीरे धीरे सरिन मेरा बर्थडे भूल जाती है। हमारी प्लान्ड मूवी डेट भी याद नहीं रहती। मैं हर दिन और ज्यादा बेचैन होता जाता हूँ। सबसे बुरी बात यह है कि सिस्टम ने सोल्यूशन ढूंढने की बात कही थी और उसके बाद पूरे 2 हफ्ते से वो दिखा ही नहीं। और आर्लो बार बार हमारी जिंदगी में किसी अनजान इंसान का डिस्गाइज लेकर घुस आता है। शुरू में सरिन को आर्लो के साथ अपना पास्ट याद रहता है, लेकिन वक्त के साथ उसके दिल में उसके लिए अजीब सी वार्मथ पैदा होने लगती है। कभी कभी बिना सोचे समझे उसकी तारीफ भी कर देती है। मैं बस बार बार सरिन को बताता रहता हूँ कि आर्लो असल में कौन है, और हर बार वो मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। फैन, चाहे मुझे कुछ भी याद न रहे, मैं हमेशा तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आती हैं और मैं चुपचाप सिस्टम से वापस आने की दुआ करता हूँ। लेकिन
सिस्टम के लौटने से पहले ही सरेन मुझसे ब्रेकअप कर लेती है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के मेरी तरफ देखती है, बिल्कुल उस पपेट की तरह जिसके धागे किसी के हाथ में ना हो। मेरा दिल इतना दर्द करता है कि मैं उसे छोड़ ही नहीं पाता। मैं उसे जोर से पकड़ लेता हूँ, वो भी मुझे बाहों में भर लेती है। मैं देखता हूँ उसका जबड़ा कस जाता है, जैसे वो किसी अनजानी चीज से लड़ रही हो। उसकी मसल मेमोरी उसके दिमाग से पहले ही उसकी बाहों को मेरे गिर्द लपेट लेती है। आखिर में वो इतनी जोर से अपने दांत भींच लेती है कि उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं उसे छोड़ देता हूँ। कुछ सेकंड बाद सरेन बिना पीछे देखे चल देती है। वो दूर तक पहुंच जाती है, फिर सख्त सी गर्दन घुमाकर बस एक बार मेरी तरफ देखती है। उसे एक नजर से मेरे अंदर कुछ टूट जाता है। मुझे पता है वो अब भी मेरी फिक्र करती है, इसलिए मैं चुपके से उसका पीछा करता हूँ। वो धीरे धीरे चल रही होती है। मैं आराम से उसके पीछे चलता हुआ एक सुनसान ऑटो यार्ड तक पहुंच जाता हूँ। पूरी जगह बिखरी हुई होती है, हर तरफ कचरा पड़ा होता है। पुराने फ्यूल ड्रम्स सड़ते हुए ढेर में रखे होते हैं। मैं घिसे हुए टायर्स के एक ढेर के पीछे छिप जाता हूँ और देखता हूँ कि आर्लो एक टेम्पररी शेल्टर से बाहर निकलता है। उसका चेहरा टेढ़ा सा हो रखा है और उसके होठों पर एक डरावनी सी मुस्कान फैली हुई है। जैसे ही आर्लो सैरन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, सैरन तुरंत बच जाती है। आर्लो उसी पल फट पड़ती है। गुस्सा और बेइज्जती एक साथ उसके अंदर फूट पड़ते हैं और वो लगभग चीख उठती है। सैरन, अगर तुम्हारे अंदर अब भी थोड़ी सी भी होश बाकी है तो समझ लो, मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो मैं मर जाऊं वरना आखिर में तुम मेरी ही बनोगी। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ क्लिक करता है। एक प्लान बन जाता है। मैं अपनी हाइडिंग स्पॉट में ही छुपा रहता हूँ और आर्लो के बाहर आने का वेट करता हूँ। मेरा प्लान बहुत सिंपल है। जैसे ही वो बाहर निकलेगी मैं सीधा गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दूंगा। लेकिन पूरे 15 मिनट गुजर जाते हैं और दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आता। सैरन उसके साथ अंदर अकेली है। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि आर्लो उसके साथ क्या कर रही होगी। आखिरकार और 5 मिनट बाद आर्लो अपना गला पकड़े हुए भागती हुई बाहर निकलती है और उसके पीछे सैरन लड़खड़ाती हुई बाहर आती है। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान होते हैं, चेहरे पर भी घाव होते हैं। सैरन आर्लो के पीछे खड़ी होती है। उसके चेहरे से पूरा रंग उड़ चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी पल गिर पड़ेगी। और आर्लो, वो पूरी तरह हिली हुई लग रही होती है, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। सैरन, तुम बिल्कुल पागल हो। फेन के लिए तुम ऐसा कोई काम नहीं जो ना करो, ऐसा कोई रिस्क नहीं जो ना उठाओ। फेन ने तुम्हें धोखा दिया, फेन तुम्हें छोड़कर चला गया। 7 साल तक उसका इंतजार किया और फिर भी तुम्हारे लिए वो काफी नहीं था। तुमने कभी उससे बदला लेने का सोचा तक नहीं। मैं इस स्टोरी का मेन लीड हूँ। तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए बनाया गया था, समझ रही हो? आर्लो कुछ दूर जाकर रुकती है और मुड़कर सैरन की बुरी हालत को देखती है। उसके होठों पर एक जालिम सी मुस्कान आ जाती है। अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो? ठीक है, तो अब जो होने वाला है उसका इंतजार करो और तड़पो। सैरन कुछ और कर पाती उससे पहले ही वो अचानक खून की उल्टी करती है और जमीन पर गिर पड़ती है। आर्लो जमीन पर पड़ी सैरन को एक नफरत भरी नजर से देखती है और बिना पीछे देखे वहां से चल देती है। उसी पल मैं दौड़कर सैरन के पास पहुंच जाता हूँ। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है। बेब, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। उसकी ये बात सुनते ही मैं टूट जाता हूँ। मेरे आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। लेकिन उसी वक्त एक तेज हेडलाइट्स की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है। फिर इंजन की गरज और आर्लो की पागल हंसी सुनाई देती है। आखिर तुम आ ही गए फेन, मुझे सब समझ आ गया। सिर्फ तुम्हारे मरने के बाद ही वो दोबारा मुझसे प्यार करेगी। जब आर्लो अपनी ही बातों में खोई होती है, मैं सैरन को बाहों में भरकर हमें आधा कदम पीछे खींच लेता हूँ। लेकिन आर्लो रुकती नहीं। वो और जोर से और पागलपन के साथ चिल्लाने लगती है। फेन, अगर तुम होते ही नहीं तो फीमेल लीड के रिजेक्ट करने के बाद मैं अकेली नहीं रह जाती। सैरन तो सिर्फ मेरे लिए लिखी गई थी। वो मेरी परफेक्ट मैच है। एक बार वो मेरी हो जाती तो फीमेल लीड अपनी हर गलती पर पछताती और खुद मेरे पास लौट आती। तो फिर क्यों तुमने उसका रिडेम्पशन क्यों किया? वो तो सिर्फ मेरा टूल बनने वाली थी। और तुम्हारा वो बेकार सिस्टम, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ खड़े होने की? वो तो बस डेटा का एक टुकड़ा थी जिसका कोई फिजिकल बॉडी भी नहीं था। सिर्फ मेरी एक उंगली हिलाने से मैंने उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। तुमने मेरी हर चीज बर्बाद कर दी। जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो फिर मैं अगले ही सेकंड आर्लो एक्सीलरेटर पूरा दबा देती है। 4x4 सीधा हमारी तरफ दौड़ पड़ती है। आखिरी मुमकिन पल में मैं सैरन को पूरी तरह अपनी बाहों में उठा लेता हूँ और हम दोनों को रोल करके रास्ते से हटा लेता हूँ। एक जबरदस्त धमाका होता है जब आर्लो की गाड़ी दीवार से टकरा जाती है। फ्यूल लीक होने लगता है। हवा में एक्सप्लोजन का खतरा मंडरा रहा होता है। आर्लो डोर को लात मारकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी मेरी नजर सैरन पर पड़ती है। वो पूरी तरह दर्द से टूट चुकी होती है, फिर भी मुश्किल से खुद को संभालते हुए खड़ी होने की कोशिश कर रही होती है और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगती है। मुझे बिल्कुल पता चल जाता है कि वो क्या करने वाली है। मैं उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन सैरन मेरा हाथ जोर से हटा देती है। वो सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे जाने दो, यहाँ सिर्फ तुम नहीं जा सकते। आर्लो ने मुझे बताया था अगर कोई प्लेयर मिशन फेल कर दे या इस दुनिया में एक्सीडेंट से मर जाए तो वो कभी अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जा सकता। तुम्हारा सिस्टम गायब होने से पहले उसने मुझे तुम्हारी हिफाजत करने को कहा था। तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो तुम्हारी रिलीज की रिक्वेस्ट पहले ही फाइल कर चुकी है। मैं कुछ समझ या रिएक्ट कर पाऊं उससे पहले ही सैरन पूरी स्पीड से कार की तरफ दौड़ पड़ती है और अपना पूरा शरीर उस पर दे मारती है। आर्लो को अंधा ही फंसा देती है और उसके भागने का हर रास्ता बंद कर देती है। ये देखते ही आर्लो बेचैन होकर चीखने लगती है, सैरन तुम पागल हो, तुम भी इसी तरह मर जाओगी। लेकिन आर्लो क्या बोल रही है मेरे दिमाग में उसके लिए बिल्कुल जगह नहीं
नहीं बची। मैं अपनी पूरी ताकत से सैरन की तरफ दौड़ता हूँ। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचता हूँ, मैं साफ देखता हूँ कि सैरन अचानक पूरी दिल से मुस्कुराती है और अगले ही पल वो अपने हाथ की रिंग मेरी तरफ उछाल देती है। मैं बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता हूँ। तब मुझे एहसास होता है कि ये रिंग बिल्कुल उस स्केच जैसी है जो मैंने कभी बिना सोचे समझे बना दिया था। उसी वक्त मेरा फोन बज उठता है। जब तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होगे तब शायद मैं जा चुकी होंगी, लेकिन पैनिक मत करना, क्योंकि अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो इसका मतलब तुम अभी जिंदा हो। ये रिंग तुम्हारे अपने हाथों से डिजाइन हुई थी। हिम्मत मत करना ये कहने की कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। मैं इसे हमारी शादी के लिए संभाल कर रखना चाहती थी, लेकिन लगता है मुझे वो मौका नहीं मिलेगा। मुझे पता है तुम ये रिंग अपनी असली दुनिया में साथ ले जा सकते हो, इसलिए प्लीज इसे अपने साथ ले जाना। इसे ऐसे समझना जैसे मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। और हाँ, सच ये है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मुझे पता था तुम्हारे मिशन के लिए मेरा अफेक्शन रेटिंग 100% तक पहुंचना जरूरी था, इसलिए इतने वक्त तक मैंने उसे जानबूझकर वहां तक पहुंचने नहीं दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है ये कंट्रोल करना कितना मुश्किल था? छोड़ो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम मेरी बिना अपनी दुनिया में खुश रहना। आई लव यू। रिकॉर्डिंग खत्म होते होते मेरी आंखों से आंसू बिना रुके स्क्रीन पर टपकने लगते हैं। आंसू स्क्रीन पर गिरकर सब कुछ धुंधला कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है अब बहुत देर हो चुकी है। उसी पल एक इतना बड़ा धमाका होता है कि सब कुछ हिल उठता है और मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, रिडेम्पशन मिशन कंप्लीट, मिशन टारगेट सैरन, अफेक्शन रेटिंग कंफर्म हुआ है 99,999, रिवॉर्ड इशू कर दिया गया है। ये रेल्म अब इरेज किया जा रहा है, प्लेयर को ओरिजिनल वर्ल्ड में ट्रांसमिट किया जा रहा है, प्लीज स्टैंड बाय। अचानक वक्त झटका खाता है और मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं झट से बेड से उठ बैठता हूँ। दोपहर की गर्म धूप रूम में फैल रही होती है, लेकिन मेरे चेहरे पर आंसुओं की 2 लकीरें अभी भी सूख रही होती हैं। एक्सप्लोजन पहले तो बस एक बुरा सपना लगता था, फिर अचानक एक नोटिफिकेशन आती है, मेरे अकाउंट में 10 मिलियन डिपॉजिट हो चुके हैं। ये साबित करने के लिए इतना ही काफी था कि जो कुछ हुआ था वो सब सच था, लेकिन वो दुनिया अब खत्म हो चुकी थी। पूरा रेल्म कोलैप्स हो गया था और मैं कभी भी सैरन से दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। शायद मेरी जिंदगी में इतना दर्द मुझे कभी नहीं हुआ था। ये दर्द मुझे अंदर से चीर रहा था। मेरी हालत देखकर मेरा पड़ोसी भी डोर नॉक करके पूछने आ गया कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैं शर्मिंदगी में अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जितनी बार आंसू पोंछता हूं उतनी ही बार नए आंसू निकल आते हैं। पूरा एक हफ्ता धुंध की तरह गुजर जाता है। मैं बेड से उठने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। एक दोपहर जब मैं अभी भी दुख में डूबा हुआ बिना हिले पड़ा होता हूँ, तभी डोरबेल बजती है। मैं धीरे से उठकर डोर खोलता हूँ। बाहर एक ड्रेस पहनी हुई लड़की खड़ी होती है। एक हाथ से अपनी बाहों में पकड़ी छोटी सी बिल्ली को प्यार से सहला रही होती है और दूसरे हाथ से डांटते हुए कहती है, तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल अनरिलायबल है। सही घर ढूंढने से पहले मुझे 10 गलत डोर्स नॉक करने पड़े। उसे देखते ही मेरी सांस जैसे रुक जाती है, मेरी आंखें पूरी खुल जाती हैं। डोर पकड़े हुए मेरा हाथ कांपने लगता है। सैरन, क्या सच में तुम हो? वो मेरी तरफ देखती है, वही चेहरा जिसे मैं हर रोज अपने सपनों में देखता था। मैं बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ता हूँ और उसे जोर से अपनी बाहों में भर लेता हूँ। सैरन हल्का सा हिलती है, फिर तुरंत बिल्ली को नीचे छोड़ देती है और मुझे भी उतनी ही मजबूती से गले लगा लेती है। ये पहली बार है जब तुम मुझे देखकर इतने खुश हुए हो। मुझे ये मत कहना कि अभी से मुझे दोबारा छोड़ने का प्लान बना रहे हो। तुम्हारे पास बिल्कुल दिल नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है सिस्टम और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की है। अगर मुझे छोड़कर भागना ही था तो कम से कम तब तक रुक जाते जब तक हमें ये जगह ठीक से समझ नहीं आ जाती। मेरे आंसू फिर से निकल आते हैं। मैं सैरन को और भी मजबूती से गले लगा लेता हूँ और फिर धीरे से कहता हूँ, मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं जाने दूंगा सैरन। चलो अपनी पूरी जिंदगी साथ गुजारते हैं। सैरन हल्की सी हंसती है और अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में पिरो देती है। सुना, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहते हैं, तुम्हारे साथ नहीं। इतना सुनते ही हमारे पैरों के पास घूम रही छोटी सी बिल्ली रुक जाती है। वो अपना सिर ऊपर उठाकर मुझे इतनी दुखी नजरों से देखती है कि मेरा दिल पिघल जाता है। फिर धीरे से बेचारी सी म्याऊं करती है। और मेरा क्या, मैं क्या हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए बिल्ली बन गई। लगता है छोटी सी बिल्ली बनना तुम पर बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है।